सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 4 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। यहाँ पे यानी 2025 सेट नंबर 4 और खंड बहुविकल्पी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये ग्राफ कहलाता है हमारा, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है। तो आपको इसमें ये देखना, इस ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो देखो 1 2 3 बार काटा है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड काट के हम दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं आपको। तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 नेम 18, फिर ये 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और ये 13 एकन 13। तो आपको लिख देना 156 बराबर 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13, इस प्रकार। अब देखो 2 बार आया है, तो 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये देखो विकल्प कहाँ पर है आपका, 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का ए पे आप टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है 175 और 91 का HCF कितना हुआ, यानी इसका मासा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, मासा क्या होता है, एक संख्या ऐसी बताओ ये दोनों कट जाए, एक ऐसी संख्या बताओ, ये 4 विकल्प है, 1 2 3 4, तो इन 4 में एक संख्या ऐसी बताओ 175 में भाग लग जाए और 91 में भाग लग जाए। तो देखो 5 का भाग इसमें लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, 25 का भाग इसमें लगेगा, 25 का भाग इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, और 9 का भाग इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 7 बचा हो, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। हमारा विकल्प ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो 7 बचा, 7 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली संख्या हमारी परमेय हो जाएगी, क्योंकि जब इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे अंडर हट जाएगा हमारा, ठीक, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, रैखिक समीकरण युग्म एक ये दिया है और एक ये दिया के युग्म का हल होगा। चलिए समझिएगा इसको, नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 को हल करने से पहले इसका बेसिक देखिएगा, जिससे कि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको लिखना पहले A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो प्यार बच्चों, ये कहलाती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और कोष्ठ में लिख दो यहाँ पर संगत। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के साथ साथ ये कहलाते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। अब आप ये तो कर लो नंबर 1। अब आपको लिखना नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखना है, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाती है संपाती रेखाएं। और कोष्ठक में लिख लो संगत, ठीक है। और संगत के साथ साथ ये अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल भी आप कह सकते हो, ठीक है।
अनेक हल या अनंत हल। नंबर 4 में लिखना है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो प्यारे बच्चों ये कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के साथ साथ आपको लिखना असंगत, इसमें असंगत लिखना, बाकी सब में संगत लिखना है। और संगत होने के साथ साथ कोई हल नहीं है, ठीक है, तो आप लिखें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो प्यारे बच्चों इन 3 पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। तो प्रश्न नंबर 5 में 2 समीकरण दे रखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस y बराबर 5, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो प्यारे बच्चों इनके गुणांक लिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 1 होता है तो 2/3 बराबर 1/2 और बराबर 5/8 इस प्रकार। अब आप ये बताइए ये दोनों बराबर हैं क्या? ये दोनों बराबर नहीं है तो ऐसे काट दो। तो अब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको इधर नहीं जाना है, तो आपको लिखना है A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो ये रेखा हमारी बेटा होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के साथ साथ अद्वितीय हल। तो इसका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अद्वितीय हल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, साथ में संगत है, अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, तो आप ए पे टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 6, उसको देखेगा। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है प्रश्न नंबर 6 हमारा, इसमें लिखा हुआ है 6, 10, 14, ठीक। ये हमारी एपी दे रखी, तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद होगा तो प्यारे बच्चों ए बराबर यहाँ पर 6 लिखना है, और डी बराबर 14 में से 10 घटा दो, 14 में से 10 घटाओ तो डी बराबर 4। तो इसका 25वां पद ज्ञात करना। तो ए 25 बराबर यहाँ पे 25 से कम करके लिखना ए प्लस 24 डी, इस प्रकार हल करिए। ए का मान 6, फिर 24 गुणा डी का मान 4, तो हो जाएगा हमारा 6, 24 चौको 96, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। ये विकल्प कहाँ पर है? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आप बी पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप। 7 नंबर है हमारा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो पी का मान होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है? हमें x की जगह पे -2 रखना है। x की जगह पे -2 रखेंगे तो पी का मान मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 7, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0, एक मूल -2 है तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक, x की जगह पे -2 लगा दीजिए। तो -2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो -2 का वर्ग प्लस 2 माइनस p बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का p बराबर 0। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस कट जाएगा तो p बराबर 0 लिख लेगा, ठीक है। हमारा ये आपका आंसर आ गया। देख लो कहाँ पर टिक है, लगा दो, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में 2 बिंदु दे रखे हैं, 2,3 और 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग √ तो ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, 2 माइनस 4 का होल वर्ग प्लस ये y1 का मान है और ये y2 का मान है, 3 माइनस 1 का होल वर्ग। तो -2 का वर्ग और प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2, और जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 2 √2 मात्रक इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा हो। ठीक, चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो त्रिज्या है हमारी आर और जो कोण है थीटा है, तो यहाँ पे लिखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। तो ये आर की जगह पे आर रहेगा, थीटा की जगह पे थीटा रहेगा हमारा। तो बस इसमें करना क्या है, हमें इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करना है। 2 का गुणा 2 का भाग करना है। ठीक, जब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे थोड़ा थीटा बटा इसका इसमें गुणा करेंगे और 720 निकल के आ जाएगा। यानी ये वाला 2 इसके साथ लगाएंगे और थीटा और 60 दूनी 120, तो थीटा बटा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प हो जाएगा हमारा डी वाला सही। डी नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, डी पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 10, उसको देखिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक बनाने वृत्त। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक वृत्त बना लिया और ये वृत्त का केंद्र है हमारा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से मान लो यहाँ पे कोई बिंदु पी रख लो, बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है इस प्रकार ये। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों ये कोण बनेगा हमारा 90 अंश का। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से जो पी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कर लो ओ, यहाँ कर लो ए। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चलिए समझिएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये 5 का वर्ग, इसको आधार कर लो, 3 का वर्ग और ये लंब AP। करो काम। तो ये 25 और ये 9 प्लस AP का वर्ग, इसको उधर भेज दो। तो 25 माइनस 9 बराबर AP का वर्ग और यहाँ पर ये 16 हो जाएगा हमारा। तो AP का वर्ग बराबर 16 और AP पे घात 2 बराबर 16 को 4 पे घात 2 लिखें, घात से घात कट जाएगी। तो AP बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 11 है, चित्र में कोण P का मान होगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये दे रखा है और एक त्रिभुज ये दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को बनाना है। ठीक, और इस त्रिभुज में कोण P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुज बना लिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे संगत भुजाएं देखनी है। देखो 3.8 इसकी दोगुनी ये वाली भुजा है। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इधर है और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इधर है। तो ये वाली भुजा इधर होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज को पलट के बनाएंगे। पलट के कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पर ऐसे ये वाला R यहाँ पे लिखेंगे और Q को इधर लिखना है और P इधर लिखना है। अब देखो यहाँ पे है RQ का मान 7.6। तो RQ 7.6। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाली भुजा है RP का मान 6√3 और ये वाला 12 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको काट दो। अब यहाँ पे संगत भुजा देखिए समानुपात में होंगी। ये वाली भुजा इसकी दोगुनी है और ये वाली भुजा इसकी दोगुनी है और ये वाली भुजा इसकी दोगुनी है। तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी हमारी। अब इसके बाद ये वाला कोण 80 है तो इसका ये वाला कोण 80 होगा और ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण 60 होगा। तो प्यारे बच्चों कोण P का मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण R
प्लस कोण Q और प्लस कोण P बराबर 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो R का मान 60 है, नहीं R का मान 80 है और Q का मान 60 है और प्लस कोण P बराबर 180 अंश। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 140, कोण P बराबर 180 और 140 को उधर भेज दो तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140 और कोण P बराबर हो जाएगा 40 अंश। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिएगा आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। बस यहाँ पे क्या देखो, सेम भुजाएं होनी चाहिए। देखो सेम नहीं, यानी कि भुजाएं समान पात में 2 गुनी 3 गुनी होती हैं। ये वाली भुजा है ये होनी चाहिए, ठीक, ये वाली भुजा ये होनी चाहिए। इस प्रकार भुजाएं, जैसे इधर इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इधर है तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इधर ही होनी चाहिए। अब हमारी भुजाएं ठीक हो गई, पहले उल्टा था तो चित्र को पलट के बनाया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो इसका माध्यिका वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। चलिए समझिएगा। तो इसकी निकाली संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले 7 है 7 लिख लो, 7 में 12 को जोड़ो 19, 19 में 18 को जोड़ो 37 और 37 में इस 15 को जोड़ो, 37 में इस 15 को जोड़ो तो हो जाएगा हमारा 62, नहीं 52 हो जाएगा, ठीक 52 माफी चाहता हूँ 52 और 52 में 10 को जोड़ो 62 और 62 में 3 को जोड़ो 65 और प्यार बच्चों ये वाला मान होता है हमारा n का। अब आपको क्या करना है यहाँ पर n/2 बराबर n/2 बराबर हो जाएगा हमारा ये 65/2। अब 2 का भाग लगाना 65 में, इस 2 का भाग लगाना 65 में तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4.5 तो 32.5। तो आपको ये देखना है यहाँ पर संचयी बारंबारता में 32.5 किस संख्या के समीप होगा, 32.5 किस संख्या के अंदर आएगा। तो 32.5 37 के अंदर आएगा, ठीक है 37 यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है इसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 20 से 30। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो माध्यिक वर्ग का जो वर्ग अंतराल होगा 20 से 30 हो जाएगा और यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ऐसा मान लगाइए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो आपको थीटा बराबर 45 रख देना है क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह 45 रख दो और दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कॉस ये 0 अंश है, ठीक, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, कॉस 0 अंश का मान होगा तो इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। तो आपको यहाँ पे लिखना है tan 2a बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है तो tan में ही देखो ये वाला मान किसका है, तो tan 2a बराबर ये tan 45 का है, tan 45। तो प्यारे बच्चों ये a वो tan से tan चला जाएगा तो 2a बराबर 45 अंश हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 45/2। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, बी वाला सही हो जाएगा। तो आप बी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। 16 में दे रखा है sec a प्लस tan a और अगले कोष्टक में है हमारा 1 - sin a। चलिए समझिएगा, सेक है ना, सेक को लिखेंगे 1/cos a और प्लस tan को लिखेंगे हम sin a/cos a, इस प्रकार। और कोष्टक से बाहर 1 - sin a। तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान है तो आपको अंश लिख लेना है 1 + sin a और बटा cos a और 1 - sin a।
अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो आपको लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो इस कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कॉस ए बच जाएगा। तो देखो कहाँ पर विकल्प मिलेगा ये, तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 में है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका माध्य ये है और माध्यिका इसकी ये है, ये हमारा माध्य है और ये माध्यिका है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए समझ। तो पहले नंबर लिख लो आप 17। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए मान। तो जब इसमें मान लगाएंगे 3 गुणा और इसका जो माध्यक अर्थात माध्यिका दे रखी है 25.8 और माइनस 2 गुणा और इसका माध्य दे रखा है 26.1, इस पे काम कर लीजिए अब। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2 और 25 3 75, 75 और 2 77 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा माइनस 2 एकन 2 और ये 26 दूनी 52 हो जाएगा, इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। करो इसे हल अब। तो ये 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से ये 5 जाएगा 2, तो इसका जो आंसर निकलेगा 25.2 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 17 के बाद प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग कैसे बताते हैं, तो आपको इसमें ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 के सामने जो वर्ग अंतराल है 10 से 12, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा 10 से 15। ठीक, 10 से 15, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हमारी है 12, तो इस 12 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा है 10 से 15, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। समझिएगा, तो यहाँ पे जो आयत की चौड़ाई दे रखी x, तो आपको लिखना है यहाँ पर आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई है इससे 1 अधिक x प्लस 1 मीटर और यहाँ पर भी मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है 30 और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30। तो लंबाई हमारी कितनी है x प्लस 1 और चौड़ाई x है बराबर 30। इसमें x का अंतर गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको उधर ले आओ तो माइनस का 30। यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो ये वाला कौन सा विकल्प मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो आप सी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, इसको देखिएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चों जब पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 6। जब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम, जब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमसे पूछ रहा है सम संख्या, यानी कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए सम संख्याएं कौन सी हैं। एक ये है, 1 2 3 4 5 6, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे लिखना आपको P सम संख्या। तो सम संख्या कितनी है 3 है और टोटल संख्या कितनी है 6 है। तो 3 एकन 3 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 1/2 निकल के आ जाएगा।
अब इसके बाद हमारा खंड है बा, ठीक, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर पहले का सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना 7√5 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो 7√5 बराबर p बटा q। अब आपको लिखना है यहाँ पे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। ठीक, सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 7 है ना, इधर भाग में पहुंचेगा तो √5 बराबर हो जाएगा p बटा 7q। अब इसके बाद प्रश्न तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसकी हिंदी लिखनी है आपको। अब इसके नीचे आपको हिंदी लिखनी है, p बटा 7q एक परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको ये वाला प्रश्न इतना ही करना है। अब आइए प्रश्न नंबर पहले का खा, उसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख लेना है पहले का खा। तो पहले का खा है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 30 अंश। तो आपको यहाँ पे लिखना है चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। तो इसका सूत्र होता है हमारा 2πr थीटा और बटा 360 कर लो यहाँ पर, ठीक है। यानी चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटा 360। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, 2 गुणा पाई का मान 22/7 लगाना है, 22/7 ऐसे करके, r का मान 14 और थीटा का मान 30, ठीक है, और बटा 360। अब यहाँ पे काम कर लीजिए, ये 30 लिखा हुआ हमारा, तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा हमारा, देखो 30, एक 0 से 0 काट दो। अब ये गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो आपको लिखना 12 गुणा 22, 2 दूनी 4, 4 3 12 और गुणा 22 और बटा 36। तो 12 एकन 12 और 12 3 36। तो इसका जो आंसर निकलेगा 22/3। अब चाहो तो इसमें इसका भाग लगाओ, तो जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 3 7 21 दशमलव 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर ये जाएगा 7.33 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और चाहो तो 22/3 ही छोड़ दो, ठीक है, इतना छोड़ दो, और थोड़ा करना चाहो तो और भी आगे कर दो, तो हमारा 7.33 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर गा गमला देखिए इसका। प्रश्न नंबर है हमारा पहले का गा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 3,4 और B -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसके लिखने हैं बिंदु। तो यहाँ पे जो A के बिंदु हैं 3,4 तथा B का जो बिंदु है -2, -1, और आपको यहाँ पे लिखना अनुपात। तो जो अनुपात बराबर दे रखा है 3:2, तो आपको सूत्र लिखना है निर्देशांक बराबर, तो सूत्र है हमारा निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 बाई 2 m2 बाई 1 m1 प्लस
m2, ये हमारा निर्देशांक का सूत्र है। तो ये वाले सब मान आपको यहाँ पे लगा देने हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है x1 का, y1, x2 और ये y2, m1 और ये m2। तो ये वाले मान सब आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो m1 का मान 3 और x2 का मान -2, m2 का मान 2 और x1 का मान 3 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 2 कामा m1 का मान 3 और y2 का मान -1 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 4 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 2। अब प्यारे बच्चों ये 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 प्लस का 6 और बटा 5 हो जाएगा हमारा कामा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 8 और बटा 5। तो ये इससे कट जाएगा तो 0 बटा 5, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 5 बटा 5 हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो यहाँ पर जो निर्देशांक निकलेगा 0,1 निकल के आ जाएगा और यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर घा घड़ी देखिएगा अब आप। तो जो घा घड़ी है हमारा, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना बिंदु हमारे पास है x, 2 और 6, 5 और इनके बीच की दूरी। तो आपको यहाँ पे लिखना है बीच की दूरी बराबर, सूत्र बीच की दूरी बराबर यहाँ पे दे रखी है 5, तो आप इधर 5 लिख दीजिए और इधर बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। तो बीच की दूरी का सूत्र है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर 5। और यहाँ पे आपको साथ में अंडर रूट भी लगाना है। तो बच्चों इसके मान लगाइए यहाँ पर। तो x1 का मान x और x2 का मान 6 और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 2, y2 का मान 5 इसका होल वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा 5। और प्यारे बच्चों जब इधर से हमारा ये अंडरू हटेगा, तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो x माइनस 6 का वर्ग और प्लस यहाँ पर बचेगा -3 का वर्ग और ये हो जाएगा 5 25। इधर से ये अंडरू हटेगा तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 6 का वर्ग और ये बन जाएगा हमारा 9 और बराबर 25। इस 9 को उधर भेज दो, तो जब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 6 का वर्ग बराबर ही हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्या करना है, इधर से हमारी घात हटेगी। जब इधर से हमारी घात हटेगी तो इधर लग जाएगा जाके अंडर रूट। ठीक है, तो x माइनस 6 बराबर अंडर रूट 16 और साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी देना है। तो x माइनस 6 बराबर प्लस माइनस 16 को 4 लिखा जाएगा। अब ये -6 भेजेंगे इधर तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 और ये प्लस का 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे तो खाली यही वाला चिन्ह बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस 6 तो x बराबर 10 हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -4 और प्लस 6 तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो बेटा यही दोनों प्रश्न के आंसर आ गए। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर पहले का यहाँ इसको देखिएगा, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 1 प्लस सेक थीटा और बटा सेक थीटा और बराबर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना LHS 1 प्लस सेक थीटा और बटा सेक थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो जो सेक है ना हमारा, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस, तो 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा
तो यहाँ पर भी 1/cos थीटा लिख लो, इस प्रकार ही है। अब यहाँ पर इसके नीचे एक कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जी अब जब हम ये काम करेंगे इसका इसमें तो 1+cos थीटा और बटा cos थीटा, और ये बटा 1/cos थीटा, इस प्रकार। अब ये cos से cos हमारा कट जाएगा, तो कटने के बाद जो यहाँ पर बचेगा हमारा 1+cos थीटा ये बचेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, 1-cos थीटा का गुणा कर देना है और 1-cos थीटा का भाग कर देना, इस प्रकार। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब आपको एक बार प्लस एक बार माइनस दिख जाए तो माइनस वाली संख्या लिख लो और घात 2-2 लगा दो इनके ऊपर ऐसे करके, बटा 1-cos थीटा। ठीक है, जब एक बार प्लस और एक बार माइनस मिल जाए तो माइनस वाली संख्या लिख लो और घात 2 लगा दो। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एक पे घात कितनी भी लगा दो उसका मान एक ही रहेगा, तो 1-cos² थीटा और बटा 1-cos। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए 1-cos² क्या होता है, तो 1-cos² होता है हमारा sin² थीटा और बटा 1-cos² यानी 1-cos थीटा। तो LHS बराबर RHS आपको लिख देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, इसका अब है पहले का चा चम्मच देखिएगा। प्रश्न नंबर पहले का चा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल दे रखी है और इसका माध्य ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे वर्गंतराल, बारंबारता और बारंबारता को लिखा जाता है F से, फिर अगला कॉलम बनाना मध्यमान। तो यहाँ पे लिखना मध्यमान और मध्यमान को लिखा जाता है X से, और फिर अगला कॉलम बनाना X गुणा F का। चलिए समझिएगा। तो वर्ग अंतराल में दे रखा 0 से 6 और 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 और 24 से 30। ठीक है, और बारंबारता में है 5, 9, 10, 12 और ये 4। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। ठीक, इनको जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। अब यहाँ पे क्या करो, देखो कितने का अंतर है, 6-6 का अंतर है। तो इस 3 में 6-6 जोड़िए, 3 में 6 जोड़ो 9 और 9 में 6 जोड़ो 15, 15 में 6 जोड़ो 21, 21 में 6 जोड़ो 27। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगला कॉलम X गुणा यहाँ पे, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखो। तो 5 15 और ये 9 नेम 81, 15 धाम 150, 21 का जब गुणा 12 में करेंगे तो निकलेगा 252 और 27 चौक 108। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक नीचे लकीर और कर लेनी है, यहाँ पे जोड़ना है। ये हमारा बारंबारता का योग है, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। तो इसका जोड़ हो जाएगा 40 और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर, तो इसका जोड़ हो जाएगा 606। अब आपको यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो आप मान लगा लीजिए। तो बेटा इसका मान है 606 और बटा इसका मान है 40। तो यहाँ पे 40 का भाग इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा 15.15 और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का उसको देखिए आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उत्जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको खींचने हैं 2 वृत्त। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त ये है हमारा, ठीक, जिसका केंद्र O है। फिर इसी केंद्र से एक और वृत्त खींचा गया। इस प्रकार ये 2 वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, और ये बड़े वृत्त की जीवा है। ये वाली बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर लिख लो P, यहाँ लिख लो A
और यहाँ लिख लो बी। और प्यारे बच्चों वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये बनेगी हमारा लंब हो जाएगा ये, और यहाँ पर कोण बनेगा 90 अंश का। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये लंब होगा, और लंब होने के साथ साथ छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। फिर इस केंद्र से ए तक मिलाएंगे, यानी इसको यहाँ से मिलाएंगे, और ये हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कर लो ओ। तो हमें क्या करना है, इस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक बात और ध्यान समझिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है ओ पी लंब ए बी। ठीक है, ओ पी लंब ए बी। तो समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे यहाँ पर हम, समकोण त्रिभुज एपीओ में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण तो 5 का वर्ग, और ये आधार में पता नहीं तो एपी का वर्ग और प्लस ये 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा। तो ये तो हो जाएगा 25 और बराबर एपी का वर्ग, और ये हो जाएगा 9, और 9 को उधर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर एपी का वर्ग। अब 16 को लिखेंगे हम 4 पे घात 2 बराबर एपी का वर्ग, तो घात से घात कट जाएगी तो एपी बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा जो निकली है वो 4 सेंटीमीटर निकली हमारी। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा ए बी की लंबाई बराबर, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आपको यहाँ पे लास्ट में 8 लिख लेना है। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर है दूसरे का खा खरगोश, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर दूसरे का खा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। समझिएगा इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना एक त्रिभुज हमें इस प्रकार, और इस त्रिभुज का नाम देंगे हम ए बी और ये सी। तो इस बी सी के समांतर एक दूसरी रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ठीक, ये जो है रेखा है हमारी बीसी के समांतर है, इसका नाम देंगे डी, और यहाँ पे लिखना है आपको ई। जो हमारी डी ई रेखा है ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रच्छेद करती है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, और ये हमारी थेल्स प्रमेय है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। फिर आपको यहां पे लिखना सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रचना में लिखेंगे हम रचना में नंबर 1 डाल के आपको लिखना है। रचना में क्या लिखेंगे बिंदु डी से ए सी पर लंब डालेंगे इस प्रकार। फिर बिंदु ई से ए बी पे लंब डालेंगे इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिखना एम और यहाँ लिखना एन। फिर बी ई को मिलाएंगे और डी सी को मिला देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में नंबर 1 डाल के डी एन लंब ए सी, तथा फिर लिखेंगे ई एम लंब ए बी खींचा। फिर इसके बाद बी ई और सी डी को
मिलाया। नंबर 2 डाल के लिखना है BE तथा CD को मिलाया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लो एक कोई त्रिभुज है हमारा ये, ठीक, इसका नाम दे दिया PQR। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा है लंब। ठीक, लंब को ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंब है, तो यहाँ पर लिखते हैं P। तो जिस भुजा पे लंब होता है, जिस भुजा पर ये लंब होता है उस भुजा को आधार बोलते हैं। तो ये तो हो गया लंब अर्थात ऊंचाई, और ये हमारी भुजा आधार हो गई है। जिस भुजा पर लंब होता है वह भुजा आधार होती है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2, ये आधार हो गया। जिस भुजा पर लंब होगा, ठीक है, वो भुजा आधार होगी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे R लिख दो। ठीक है, R तो है PQR, यहाँ पे S लिख दो। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी PS। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ AD और DB। AD और DB ये त्रिभुज कहाँ पर है पहले ये देख लो। AD, तो प्यारे बच्चों AD ये त्रिभुज है हमारा, यानी AD भुजा देखो तो AD यही तो है, तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, तो आपको यहाँ पे लिखना है एरिया त्रिभुज ADE और बटा, फिर यहाँ पे देखो DB, तो DB कहाँ पर मिलेगा, DB हमारा ये मिलेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बनेगा, EDB। ठीक, एरिया त्रिभुज EDB, तो आपको लिखना है यहाँ पर एरिया त्रिभुज EDB और बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले 1/2, तो प्यारे बच्चों जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा AD और इसकी ऊंचाई हो जाएगी ME बटा, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। ठीक है, तो इसका 1/2 और इसका आधार हो जाएगा DB और इसकी ऊंचाई ME हो जाएगी। ठीक है, ME। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा, अब यहाँ पर जो बचेगा एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज EDB बराबर यहाँ पे बचा हुआ है AD बटा DB। तो बच्चों ये इतना बचा हुआ है हमारा। ठीक है, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये वाली भुजा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ AE बटा EC। तो AE भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो फिर दोबारा से ये वाला त्रिभुज लेंगे। फिर यहाँ पर EC ये वाली भुजा, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। ठीक, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लो, कौन कौन सा, त्रिभुज ADE। ठीक, यहाँ पे लिखना है आपको नई लाइन से एरिया त्रिभुज ADE और बटा एरिया त्रिभुज, अब हमें त्रिभुज लेना है ये वाला। ठीक, DEC। तो एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 प्यारे बच्चों जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा। तो आपको लिखना है AE बटा AE इंटू DN, AE आधार गुणा ऊंचाई DN। जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको लिखना है 1/2 EC गुणा DN। तो यहाँ पर क्या होगा, ये DN से DN कट जाएगा
और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और प्यारे बच्चों देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हमें एरिया त्रिभुज DEC बराबर एरिया त्रिभुज EDB रखने पर अब हमें यहाँ पे क्या करना, इसकी जगह पे ये वाला मान लगा देना है। तो एरिया त्रिभुज ADE बटा इसकी जगह पे ये लिख देना है एरिया त्रिभुज EDB बराबर AE बटा EC। अब इसको आपको लिख देना नंबर 2, समीकरण नंबर 2। फिर आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर है, यहाँ पर जो चीज बराबर है, देखो क्या बराबर है 1 और 2, तो देखो ये वाली सेम है बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से जो चीज बराबर होती है उसे हटा देते हैं, फिर इन दोनों को बराबर हमें कर देना है। ठीक, इन दोनों को बराबर कर देना है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का गा देखिएगा आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर है दूसरे का गा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, है 365। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे। तो पहले इसको तो ऐसे ही लिख लो a² प्लस 2a और ये b और प्लस 1 और 365 को अंदर ले आओ तो माइनस का 365 और बराबर बचेगा 0। तो यहाँ पर x² 2x² प्लस का 2x। अब 365 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 364 और बराबर 0। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, तो पहले लिख दो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस x और माइनस 2 1 2 2 8 16 2 चौकू 8, नहीं 2 दूनी 4, ठीक 182 हो जाएगा। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इसके काटने हमें गुणनखंड। तो 182 का गुणा 1 में करेंगे, तो जब 182 का गुणा 1 में करेंगे तो 182 ही रहेगा। और 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले, तो 182 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 13। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस x 14 माइनस 13 माइनस का 182 बराबर 0। तो x² इस 14 का अंतर गुणा करो, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ax प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ax प्लस 14 हमारा बचेगा। फिर उसके बाद ax प्लस 14 और ax माइनस 13 बराबर 0। तो पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ax प्लस 14 बराबर 0 और ax बराबर माइनस का 14। फिर इसके बाद यहाँ से x का मान x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। तो प्यारे बच्चों जो माइनस का उत्तर होता है ना वो अमान्य होता है।
तो यहाँ पे आपको लिख देना है अमान्य, और ये वाला हमारा मान्य है, अर्थात ये वाला सही है। अब यहाँ पे जो हमारी संख्याएं थी, जो हमारी संख्याएं x तथा x प्लस 1, तो x का मान 13 रखना, यहाँ पे 13 रखना और यहाँ पर भी 13 रखना है, तो हो जाएगा 13 तथा 14, और यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। अब चलेगा प्रश्न नंबर घाघड़ी, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का कहा है, यदि समीकरण, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है, के मूल वास्तविक और बराबर हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख लेना है आपको। समीकरण x² प्लस 2m माइनस 1 और ये x प्लस m प्लस 5 और बराबर 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको a b c के मान ज्ञात करने हैं। तो एक सूत्र होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, इससे तुलना करेंगे। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर ये पूरा हो जाएगा हमारा ये 2m माइनस 1, और ये हमारा c का मान है, तो c बराबर हो जाएगा m प्लस 5, और मूल समान है, मूल बराबर है या फिर समान है। जब ये मूल बराबर होते हैं तो प्यारे बच्चों सूत्र लगाना है b² माइनस 4ac बराबर 0 आपको लगाना है। तो b का मान ये रहा हमारा 2m माइनस 1 का होल वर्ग, ठीक, छोटा कोष्टक है ये हमारा, और माइनस 4, a का मान 1 और c का मान ये रहा, और बराबर 0। अब यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4m माइनस 1 का होल वर्ग और माइनस 4m प्लस 5 और बराबर 0। तो यहाँ पे 4, तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल वर्ग, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2m, इसका अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4m और माइनस का 20 बराबर 0। 4 का अंदर गुणा करो तो 4m² और 4 एकन 4 और 4 दूनी 8m और माइनस का 4m और माइनस का 20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4m² माइनस 12m, 8 4 12 और माइनस ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 4 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे लिख दो 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर जब इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो m², 4 एकन 4, 4 तियो 12, 4 चौक 16, ऐसे करके 4 तियो 12 और 4 चौक 16 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 होता है, तो 4 एकन 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 मिले, तो यहाँ पे आपको लिखना m² माइनस का m, 4 माइनस 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से m² माइनस का 4m और प्लस का m और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से m का मान लेंगे तो m माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 का मान लेंगे तो m माइनस 4 और बराबर 0। तो m माइनस 4 और m प्लस 1 और बराबर 0। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m का मान निकलेगा यहाँ पर 1 तो 4 निकलेगा और 1 निकलेगा माइनस 1, ठीक, और यही बेटा प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ
अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है। ठीक, तो यहाँ पर इस पी का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले बना लें हम टेबल। बारंबारता में लिखना है यहाँ पर 5, 25 और ये 25 और ये पी और ये 7। अब हमें अगला कॉलम बनाना संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे? तो पहले 5 है तो 5 लिख दो और 5 में इस 25 को जोड़ो 30, 30 में इस 25 को जोड़ो 55 और 55 में इस पी को जोड़ो 55 प्लस पी और 55 प्लस पी में 7 को जोड़ो तो 62 प्लस पी। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो मान होता है ये वाला मान होता है एन का, यानी इस बारंबारता का योग, इस बारंबारता का योग इसके बराबर होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद यहाँ पे जो माध्यिका दे रखी है, यहाँ पर माध्यिका बराबर है हमारी 24। तो आपको ये देखना जो माध्यिका 24 है वर्ग अंतराल में कहाँ पर आएगी? तो वर्ग अंतराल में 20 और 30 के बीच में मिलेगी माध्यिका। देखो माध्यिका जो 24 है तो आपको देखना वर्ग अंतराल में किसके बीच आएगी? 20 और 30 के बीच में। तो आपको यहाँ पे लिखना एल, एल बराबर 20, फिर यहाँ लिखना आपको एफ, फिर संचयी बारंबारता में यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सी एफ। ठीक है, अब आपको लगाना सूत्र माध्यिका का। तो माध्यिका बराबर 24 है तो माध्यिका की जगह पर सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच और बराबर 24। अब यहाँ पे आप सूत्र में मान लगा दीजिए। एल का मान 20 है तो यहाँ पे 20 और प्लस एन का मान 62 प्लस 2 तो आपको यहाँ पे लिखना है 62 प्लस पी, 62 प्लस पी और बटा 2 माइनस सी एफ का मान है 30 तो आपको यहाँ पे 30 और बटा एफ का मान है 25 और एच। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल में देखो कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है तो यहाँ पे 10 और बराबर लगा देना है 24। अब इस 20 को उधर भेजो, जब ये हमारा 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 62 प्लस पी और माइनस 60 और बटा 2 का इसमें हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा और ये 10 बराबर हो जाएगा 24 माइनस 20। तो 0 से 0 ये कट जाएगा हमारा। अब 62 में से 60 घटाएंगे तो 2 प्लस पी बटा 5 और बराबर ये हो जाएगा 4। इसके नीचे 1 कर दो, इसका इसमें इसका इसमें तो 2 प्लस पी बराबर हो जाएगा 20। अब पी को उधर भेजो तो पी बराबर हो जाएगा 2 को उधर भेजो 20 माइनस 2 तो पी बराबर निकलेगा 18 और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है दूसरे का चा। प्रश्न नंबर दूसरे का चा है, एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद आदर्शतः निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली की गेंद लाल है, काली नहीं है। समझिएगा इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे गेंदों की संख्या लिख लो। तो यहाँ पे लिखना है पहले काली गेंद बराबर काली गेंद, तो काली गेंद है 5। फिर इसके बाद लिखेंगे लाल गेंद, तो लाल गेंदों की संख्या 7 है। फिर इसके बाद लिखना है सफ़ेद गेंद, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 है। तो इन सबको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा हमारा कुल परिणाम, कुल गेंद, यानी कुल गेंद को बोलेंगे कुल परिणाम। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर पहला है, लाल है, ठीक, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी रेड, आर बना देना। ठीक, तो लाल गेंदें कितनी है? 7 है, तो 7/15 इसका आंसर हो गया। इसके बाद नंबर 2 है काली है, तो आपको यहाँ पे
पी बी बना देना ब्लैक, ठीक है। तो काली गेंदें कितनी है, 5 है, तो 5/15, तो 5 एकन 5, 5 15, तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है काली नहीं है, काली नहीं है, तो इसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र कौन सा देखिएगा, देखो पी ब्लैक और पी बी लिख के बार लगा दो, ये काली गेंद होने की प्रायिकता और ये काली गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1। तो प्यारे बच्चों इसका मान निकाल चुके हैं हम, तो काली गेंद की प्रायिकता 1/3 निकाल चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 1/3 लिख देना है, 1/3 प्लस बी पी बार ऐसे करके 1, ये काली गेंद ना होने की प्रायिकता, इसको उधर भेजो, बराबर 1 माइनस 1/3 और 3 एकन 3, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब यहां से चलेगा प्रश्न नंबर 3, ठीक है, इसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए समझिएगा, तो प्रश्न को हल करने से पहले एक सूत्र आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एस 7 बराबर 49 ऐसे करके, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो एस 7 बराबर 49। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे एस एन, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एन की जगह 7 लिखा हुआ है, तो एन की जगह पे हमें 7 लगाना, यहाँ पे देखो 7 है, तो इस सूत्र में एन की जगह पे 7 लगाना, यहाँ पे 7 रखना है और यहाँ पर भी 7 रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2, फिर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 49। बस प्यारे बच्चों एन की जगह पे 7 लगाना है हमें, ठीक है। 7 पदों का योगफल 49 है, तो एस 7 ऐसे करके लिखना है और एन की जगह पे 7 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 7/2, ये 2a और प्लस यहाँ पर 6d बचेगा बराबर 49। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 7/2 गुणा 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 49। तो प्यारे बच्चों 2 से 2 कटेगा, 7 एकन 7, 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा हमारा 7, और ये बनेगा समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, 17 पदों का योगफल 289, तो एस 17 बराबर 289। अब आपको क्या करना है, एन की जगह पे 17 लगाना है, यहाँ पर एन की जगह पे 17 आपको लगा देना है, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो यहाँ पे 16d हो जाएगा, 17/2 2a प्लस 16d और बराबर 289। अब आपको यहाँ से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो 17/2 जब गुणा 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों a प्लस 8d बराबर 289। ये 2 से 2 कटेगा, 17 17 289 होता है, तो a प्लस 8d बराबर 17, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा कर लो और जो ऊपर वाला है इसको पहला कर लो। अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब 1 और 2 को हल करेंगे, a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये से कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा हमारा 5d, इधर हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2 निकलेगा,
ठीक, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 या 2 में लगा दो, तो 2 में रखने पर तो जो d बराबर 2 निकला है ना, तो 2 में लगा दो। यहाँ पर थोड़ा इस साइड पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाना है। तो a प्लस 8 गुणा 2 बराबर 17, तो a प्लस 16 बराबर 17 और a बराबर 17 माइनस 16। तो प्यारे बच्चों a बराबर निकलेगा हमारा 1। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने d और a के मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है उसका। ठीक है, तो आपको सूत्र लगाना है एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, उधर a का मान निकाल चुके थे हम, a का मान 1 है और d का मान 2 है। ये रखने पर प्रश्न कह रहा है ना n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो a का मान 1 है, d का मान 2, इसमें लगा दीजिए। तो पहले तो आपको लिखना n बटा 2 इस a की जगह पे 1 लगाना है, तो 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 2 लगाना है। अब इसको हल करिए, तो n बटा 2, तो 2 एकन 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2। अब आपको पता होना चाहिए जब एक माइनस और एक प्लस है तो कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा n बटा 2 2n। तो प्यारे बच्चों 2 से 2 ये मारा जाएगा, n गुणा n, तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर, और यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा। प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना आधार बराबर x सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कर्ण दे रखा है, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ऊंचाई, हाँ सही, तो जो लंब है लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, लंब को ऊंचाई बोलते हैं। तो मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे 13 का वर्ग आधार x का वर्ग और x माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल वर्ग लगाना आपको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 14x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 169 को उधर ले आओ और जब इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब यहाँ पर बचेगा माइनस का 120। 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा, तो आपको लिख देना 2 का भाग देने पर, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 और बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करो, 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 7 आए, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखो 60 को लिखेंगे हम 12 गुणा 5। ठीक, 12 पंजे 60 होता है और 12 में से 5 घटाओ 7 बच जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x 12 माइनस 5 माइनस का 60 बराबर 0। x स्क्वायर ये 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 निकलेगा और x बराबर माइनस का 5 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर हो जाएगा अमान्य।
ठीक है। अब यहाँ पे आधार को हमने x माना था, तो x का मान 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसकी ऊंचाई, बच्चों इसकी ऊंचाई को माना था x - 7, तो x का मान 12 है, तो आपको यहाँ पे 12 लगा देना है, 12 - 7, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, और यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बनानी एक मीनार, ठीक, और मीनार का ये वाला जो कोण है वो 60 अंश है। तो ये वाली कुछ छाया जिसको मैंने x मान लिया, फिर मीनार का जो कोण है 60 से 30 हो गया, 60 से 30 हो गया, तो इसकी छाया 50 मीटर बढ़ गई, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर बढ़ गई है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना A, B, C और ये D, और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 30 अंश। तो यहाँ पे लिखना है माना CD एक मीनार है। तो प्यारे बच्चों, इस एच का मान हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिखेंगे BCD, समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 लगाना है आपको यहाँ पर, tan 60, तो लंब बटा आधार, और tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर h बटा x, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे h का मान, इसका इसमें, इसका इसमें, तो h बराबर हो जाएगा √3x, और ये कर लो समीकरण नंबर पहला। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेना है ACD, समकोण त्रिभुज ACD में, तो आपको लिखना है tan 30 लंब बटा आधार, h बटा आधार, ये पूरा हो जाएगा हमारा 50 + x, और tan 30 का मान 1 बटा √3, और इस h की जगह पे ये वाला मान लगा दो, तो √3x और बटा 50 + x, गुणा करिए इसका इसमें और इसका इसमें, जब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 50 + x, और x को ले आइए, तो 3x - x बराबर 50 हो जाएगा, तो 2x बराबर 50, तो 2 1 2, तो ये हो जाएगा 25, तो x बराबर 25 मीटर। अब प्यारे बच्चों, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, समीकरण नंबर हमारा 1 यही तो है, तो 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर है हमारा √3 गुणा 25, ठीक है, 3 गुणा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 √3 मीटर। तो यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई है 25 √3 मीटर है, ठीक है। चलिए, और चाहो यहाँ पे देखो √3 का मान रखने के लिए बोला नहीं है, तो आपको इतना ही छोड़ देना है। अगर आप अपने अनसोल्ड का आंसर मैच करना चाहते हो तो h बराबर 25 गुणा √3 का मान लगा दो 1.73, गुणा करा दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 की 5 यहाँ से लगी 7, 25 तियाँ 75 की 5 यहाँ से 7, और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते 175, और 175 में 7 जोड़ेंगे तो 182, हासिल 18, 25 सेकंड 25, 25 और 18, 25 और 18 43, ठीक, और दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा, तो इतना मीटर निकल के आ जाएगा जो आपके अनसोल्ड में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। फिलहाल आप इतना ही छोड़ देना, जब √3 मान रखने के लिए बोले तभी रखना, और नहीं रखने के लिए बोलता तो मत रखिए आप, तो इतना ही छोड़ दीजिए।
प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का, अथवा उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर चौथे का, अथवा सिद्ध कीजिए इतने के बराबर इतना लाना। तो सबसे पहले इसका पहले प्रश्न नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका लिखना एल एच एस बराबर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, इन दोनों में कोई एक देख लो। सेक क्या होता है? 1 बटा कॉस होता है। टेन क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है। तो इन दोनों के हरों में कॉस आएगा, यानी साइन। भाई सेक जो होता है 1 बटा कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस आया, तो अंश और हर में कॉस ए का भाग देने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस ए का भाग देने पर। तो यहाँ पर भी यानी अंश में कॉस का भाग लगाएंगे, तो आपको लिखना है साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए और प्लस 1 बटा कॉस ए बटा, इसी प्रकार यहाँ पे लगाना है साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए और माइनस 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ पे क्या बटा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, तो 1 बटा कॉस है, तो 1 बटा कॉस सेक लिखा जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम सेक ए, फिर इसके बाद साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, टेन ए, और यहाँ पर ये 1 बचेगा तो माइनस 1 इधर लिख देंगे बटा। इसी प्रकार यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे सेक ए, फिर इसको लिखना है प्लस टेन ए। तो प्यारे बच्चों आपने एक सूत्र देखा होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर इस एक की जगह पे हमें ये वाला सूत्र लगा देना है, सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है। अब आपने सूत्र देखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, सेक ए प्लस टेन, इसको ऐसे कोष्टक बंद कर दो और इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, सेक ए प्लस टेन ए, फिर इसके बाद सेक ए माइनस टेन ए और बटा 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। अब यहाँ पे पदों की संख्या 2 है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो ऊपर से सेक ए प्लस टेन ए कामा ले लेंगे हम, सेक ए और प्लस टेन ए। जब बच्चों ये कामा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये चला जाएगा, तो ये बचेगा सेक ए माइनस टेन ए, और हर को यही लिखिए 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और जब ये कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, 1 माइनस सेक ए और ये प्लस टेन ए बटा 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो अब यहाँ पे हमारा बचेगा सेक ए और प्लस
tan है। तो प्यारे बच्चों अगर इतना सिद्ध कर पाए तो इतना ही छोड़ देना है, लेकिन इससे आगे का कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब यहाँ पे पेज हमारा भर गया तो यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। अब जो हमारी अंतिम लाइन थी उसको हम दोबारा लिखेंगे, सेक प्लस tan है, ये हमारी अंतिम लाइन थी, ठीक है। अब इससे आगे कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें सेक माइनस tan का गुणा करना है, इतने का गुणा करना है और इतने का भाग करना है। अब आपको पता है ये एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है और बटा सेक माइनस tan है। अब इसका मान सूत्र बन गया हमारा 1, तो 1 बटा सेक माइनस tan है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक खिलौना शंख के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक शंकु, और बेटा इस शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। ये हमारा शंकु है और इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है और इसकी जो ऊंचाई है पूरी 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे r का मान है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या का मान है 3.5 और ये 3.5। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी शंकु की ऊंचाई होती है। देखो ये हमारी अर्धगोले की त्रिज्या है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है, तो 15.5 में से इसको घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो आपको नई लाइन से लिखना है शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में से हमें क्या घटाना है 3.5, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल का मान निकालना है। तो एल बराबर सूत्र होता है हमारा √h² प्लस r²। तो यहाँ पर h का मान है 12 का वर्ग और प्लस r का मान है 3.5 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 35 का वर्ग हो जाएगा 1200 यानी 1225। अब यहाँ पे 10 होने से पीछे एक अंक तो 2 अंक हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है तो √L बराबर हो जाएगा हमारा 15,625 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब ये जो वर्ग होता है हमारा 125 का होता है, तो L बराबर लिखेंगे 125 और दशमलव से पीछे एक जोड़ा है तो एक लग जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे L निकल के आ गई है। अब आपको यहाँ पे लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए इस ठोस में क्या क्या सम्मिलित है। एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा है 2πr और शंकु का बकपृष्ठ πrl। ये हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr², ठीक है। यह अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी शंकु का बकपृष्ठ।
तो यहाँ से हमें क्या करना, पाई आर कामा ले लो। जब पाई आर कामा लेंगे तो यहाँ पे 2r प्लस एल बचेगा। मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5, 2 गुणा 3.5 और प्लस का 12। अब ये से काटो, 7 एकम 7, ये 0.5 हो जाएगा और 22 पंजे 110। ठीक है, 22 पंजे 110 और 10 से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और 35 दूनी 70, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और प्लस 12। तो ये बनेगा 11 और कोष्टक के अंदर 12 प्लस 7 19 हो जाएगा हमारा। तो 19 गुणा करा दीजिए। जब इसमें 19 का गुणा कराएंगे हम, और देखो प्यारे बच्चों, जो एल का मान निकाला ना हमने, एल का मान है हमारा 12.5, तो आपको 12 यहाँ पे 5 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5, तो ये 19.5 हो जाएगा, 19.5। तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। और अब इसका हमें आयतन भी निकालना है। ठीक, इसका आयतन भी देख लीजिए। अब आपको लिखना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो बेटा इस ठोस में क्या क्या सम्मिलित था, अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन, पहले शंकु क्या है, शंकु है ना। अरे भाई पीछे वाला भी सवाल में मैंने चित्र आपको दिखाया था, उसमें शंकु आया था। तो शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु आयतन हो गया। फिर इसके बाद अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से कामा ले लो। तो जब यहाँ से हम कामा लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो जब इतना कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा पाई एच, नहीं पाई चला गया तो यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2r। ठीक, मान लगा दीजिए। तो 1/3 और इस पाई का मान 22/7 और r का मान है हमारा 3.5 गुणा 3.5 और h का मान है 12 और प्लस 2 गुणा 3.5। इसको हल करिएगा तो ये 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 0.5 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 22 पंजे 110, 110। ठीक है, और 10 से पीछे एक अंक है इतना, और गुणा 3.5 और बटा 3, 12 और प्लस 35 दूनी 70 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इन दोनों गुणा करो तो 11 गुणा 35, 11 गुणा 35 385 और 10, देखो ये 11.0 है तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। ठीक, खाली 11 ही है आपका। तो 11 का गुणा 3.5 में करेंगे 385 और 10 से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव और बटा 3 और ये हो जाएगा 12 7 19। अब 19 का गुणा इसमें करेंगे तो जब 19 का गुणा इसमें करना है तो आपका आ जाएगा ये 73 15। ठीक, 19 का गुणा 385 में करेंगे 73 15 और 10 से पीछे एक अंक है बटा 3। अब इसमें 3 का भाग लगा दो तो जब 3 का भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर इसमें 1 बच गया और 3 तिरका 9, 2 बचे हैं 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 10 हो गए, 3 तिरका 9 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आयतन इस प्रकार निकल के आ जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में 5वां का अथवा देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5 में का अथवा, प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको बनाना है गोला इस प्रकार। ठीक है, और बच्चों इसकी जो बेलनाकार गर्दन है ये, ठीक इस प्रकार का बर्तन है ये। तो इसमें कितना पानी आएगा हमें ये ज्ञात करना है, पानी का आयतन ज्ञात करना है।
ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक भरना है। और ये हमारा बेलन है, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है h बराबर 8 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दे रखा है, तो प्यारे बच्चों इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी जो बेलनाकार गर्दन की जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या होगी 1, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। और ये हमारा गोला है, तो गोले का व्यास दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2r बराबर दे रखा है 8.5। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है बेलन, ठीक है, डालो पहले बेलन। तो बेलन की ऊंचाई बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है गोला, और जो गोले का व्यास दे रखा है, व्यास बराबर है 8.5 और व्यास को लिखेंगे 2r बराबर 8.5। तो इस 2 का भाग लगा देंगे, तो r बराबर 8.5 बटा 2, इसका 10 उल्टा और नीचे 0 कर लो। अब ये काट दो, 5 से काटो, 5 चौक 20 और ये जाएगा 17 बार, तो r बराबर निकलेगा 17/4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिख लेना ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो प्यारे बच्चों इस ठोस में क्या क्या शामिल है? तो देखो पहले तो गोला है, ये तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। फिर इसके बाद बेलन, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ये वाले सूत्र लगा दीजिए। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो, जब यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे तो 4/3 r क्यू प्लस r स्क्वायर h, इस प्रकार। तो पाई का मान 22/7 लगा दो, 4/3 और इस r का मान है 17/4 और इसका वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, घात 3 लगाइए, प्लस इस r का मान है 1, तो 1 पे घात 2 और गुणा h का मान है 8। तो 22/7, 4/3, 17/4, यानी इसका घन होगा 17 का घन होगा 49, 13 और बटा 64 और ये 8 एकन 8 हो जाएगा हमारा। अब ये काट दो 4 से, तो जब 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, ये 16 बार चला जाएगा, 16 चौको 64 होता है। 22/7, ये 49, 13 बटा 48 प्लस 8, 22/7, इसके नीचे एक, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 49, 13 प्लस 48 8 384 बटा 48, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ना है 22/7, जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 52, 97 और बटा 48। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है और इनका गुणा करना है। तो अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे, तो इसका गुणा निकल के आएगा हमारा 11, 65, 34 और बटा 336। अब इसका इसमें लगाना है भाग, तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो इसका भाग निकल के आएगा हमारा 346.827 और ये वाला 7 हटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 346.83 और आपको लिख देना है घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।